अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम ECO 401 यानी कि इकनॉमिक्स 401 इंट्रोडक्शन टू इकनॉमिक्स की तैयारी के हवाले से ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैंने एक फ़ाइल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उन क्वेश्चन की तमाम आंसर को करेक्ट किया। ठीक है, ये फ़ाइल बनाई गई थी मेड बाय हादी। तो इनका थैंक्स कि इन्होंने ये फ़ाइल हमारे लिए बनाई। तो एक्चुअली तो ये फ़ाइल में मैक्सिमम तो आंसर ठीक लगे हुए हैं, ये नहीं कि, लेकिन कुछ आंसर जो हैं इस फाइल में नहीं लगी हुई। ठीक है, तो मैंने उन आंसर को भी वेरीफाई किया है, बाकी जितने आंसर लगे हैं उनको भी मैंने वेरीफाई किया है। इसके अलावा इसके जो सब्जेक्टिव थे ना, उनके आंसर इसमें नहीं लगे हुए थे। तो मैंने सारे सब्जेक्टिव की आंसर भी इसमें लिख लिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी सारे आंसर मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, ताकि आपको दोबारा से इसको रट्टा मारने की ज़रूरत ना रहे। तो अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं ना, तो आपकी इसकी फाइल की तैयारी जो है ना, 100% हो जाएगी। दोबारा आपको इसकी करने की आई होपफुली ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके इसी तरह बाकी मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, इसमें बाकी फाइल्स भी करेंगे, उनकी भी तैयारी मैं साथ साथ कराऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें इनिशली 60 क्वेश्चन है, तो 60 की आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांड टू। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आपके पास मिड टर्म में ये टॉपिक था। तो आपने ये क्वेश्चन छोड़ नहीं देना कि अब मिड टर्म में था तो फाइनल में नहीं आएगा। फाइनल में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके मिड के क्वेश्चन आ जाएं एक दो, तो उनको भी आपने साथ लेके चलना होता है, क्योंकि क्विज़ में मैंने अक्सर देखा है कि हमारा जो क्विज़ का सिलेबस दिया होता है उससे हट के भी क्विज़ आ रहे होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपका जो फाइनल का पोर्शन दिए गया हो एक दो क्वेश्चन उससे बैर भी आ जाए, तो आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आपके पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास इसका फार्मूला होता है डिमांड, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, डेल्टा डी बाय डेल्टा पी, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये अब पूछ रहा है कि आपके पास डिमांड से किसके ऊपर ये होती है। तो देखिए, डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, तो इसका आंसर प्राइस आएगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपने याद रख लेना है। एप्सिलॉन यहाँ पे डी है इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। जिस तरीके से भी आप इस फार्मूले को लिख लें तो आप इसको याद कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास क्या चीज़ होती है कि आपके पास रिलेटेड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन में इनपुट और आउटपुट भी हम करते हैं। उसके बाद जनरेट अ कर्व दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये भी प्रोडक्शन फंक्शन के लिए अपवर्ड स्लोपिंग होती है। उसके बाद शोज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड इनपुट सिंस इट्स गेट्स फ्लेटर आउटपुट, तो ये भी है। तो इसके तमाम ऑप्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाई। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल ठीक लगे हुए। ठीक है, ये आपके पास इंक्रीज मार्जिनल कास्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है ये आपके पास किसकी ब्रांच है। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 25 या 26। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक टॉपिक है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स होती है जो कि आपके के लोगों की वेलफेयर की बात करती है। ठीक है, तो ये किसकी ब्रांच है, ये आपके पास नॉर्मेटिव इश्यूज को डील करती है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वेलफेयर ब्रांच है। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मेटिव इश्यूज़ को डिस्कस करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, किंक डिमांड कर्व मॉडल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो किंक डिमांड कर्व आपके पास कैसी कर्व होती है, ये आपके पास इस किस्म की कर्व होती है। ठीक है, पहले ये इस तरह डाउन हो रही होती है, फिर ये यहाँ से इस तरह डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो किंग डिमांड कर्व के लिए आपने याद रखना है कि इसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जो आपके पास कम इलास्टिक होता है, सेकंड पोर्शन जो कि आपके पास ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो किंग डिमांड के लिए आपके पास एजम्पशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपके पास राइट आंसर है इसका। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, कीनियस इकोनॉमिक्स रिजेक्ट द क्लासिकल अजम्पशन दैट। तो जो आपके पास कीनियंस इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, तो उन्होंने आपके पास क्लासिकल अजम्पशन जो है उनको रिजेक्ट कर दिया था।
ठीक है। एक आपने यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास कीनियन इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, और क्लासिकल जो आपके पास था ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट वो क्या था कि सप्लाई आपके पास जो है वो अपनी डिमांड खुद जो है वो क्रिएट करती है। तो ये इसका ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, अ न्यू स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव इज एम टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ दोज ऑफ वर्क बाय द जॉब ऑन प्रेफर इन रैपिडली चेंजिंग इन एनवायरनमेंट शोज। तो अगर आपके पास ट्रेनिंग के इनिशिएटिव की वजह से आपके पास जो है वो वर्कर की जॉब की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपके पास क्या चीज़ है। तो देखिए, ट्रेनिंग की वजह से आपकी वर्कर की जॉब एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही थी, ये आपके पास इनका स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका राइट आंसर है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेबर फोर्स इज़ मेड ऑफ। तो लेबर फोर्स आपके पास कौन सी फोर्स होती है, जो कि काम कर रही होती है, प्लस वो फोर्स जो काम करना चाहती है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज इक्वल टू। तो ये आपके पास हैंड आउट्स में ये सेम ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको वेरीफाई किया है। तो आपके पास जो करंट अकाउंट होता है ना डेफिसिट, वो आपके पास इक्वल होता है पब्लिक सेक्टर रिसोर्स डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो दोनों को ऐड अप कर दें तो आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। डेफिसिट का क्या मतलब है, डेफिसिट को उर्दू में खसारा कहते हैं, ठीक है। तो करंट खसारा जैसे कि हम नाम सुनते रहते हैं, वो क्या चीज़ होती है, पब्लिक सेक्टर में जितना खसारा हो रहा होता है प्लस गवर्नमेंट बजट में जितना खसारा हो रहा है, तो उसको ऐड करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो इसमें देखें, कोई भी आपके पास यहाँ तो ये क्वेश्चन पूरा लोड नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई, M1 M2 M3 M4, तो इसका कोई भी मुझे सूटेबल आंसर नहीं लगा। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो मेरा ओपिनियन है कि पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लोड नहीं हुआ, या इसके सारे ऑप्शन ये आपके पास सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड टू सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ कार्टल एक्सेप्ट। तो कार्टल क्या चीज़ होती है, कार्टल आपके पास एक मुआहदा होता है, ठीक है। उर्दू में इसको बोलते हैं, कार्टल का मतलब है कि ये आपके पास कुछ जो है ना फार्म्स, उनके दरमियान एक मुआहदा हो गया है। तो ये आपके पास कहाँ पे होता है, कार्टल आपके पास ओलिगोपोली में होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओलिगोपोली। इसके लिए कंसेप्ट के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ओलिगोपोली आपके पास वो फार्म्स होती हैं जिनकी तादाद आपके पास होती है 2 से लेके 20 तक, ठीक है। और 2 से लेके 20 तक उनकी तादाद होती है, और वो आपस में मुआहदा कर लेती हैं, जिसके तहत वो तमाम चीज़ों की कीमत या तो तमाम फार्म इकट्ठी कीमत बढ़ाएंगी, या तमाम जो फार्म्स हैं वो इकट्ठी कीमत कम करेंगी। तो उनके दरमियान एक मुआहदा हो जाता है, वो आपस में कोऑपरेट करती हैं। तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास कार्टेल है, ठीक है। तो कार्टेल आपके पास ये तमाम करता है एक्सेप्ट के। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके पास, मार्केट डिमांड फॉर गुड इज रिलेटिव इन इलास्टिक। तो लाजिम बात है, जब उनके दरमियान मुआहदा हो गया तो उसने आपके पास जो उसकी डिमांड है वो उसको इन इलास्टिक कर दिया, ठीक है। तो ये तो आपके पास कार्टल की कंडीशन होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, कार्टल सप्लाइज ऑल द वर्ल्ड आउटपुट ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नंबर ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखें, द सप्लाई ऑफ नॉन कार्टल मेंबर इज़ वेरी प्राइस इलास्टिक। तो ये तो नॉन कार्टल की बात हो रही है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, whose who hold the classical view of labor market are likely believes that। तो आपके पास क्या था कि क्लासिकल व्यू था लेबर मार्केट के बारे में। तो क्लासिकल व्यू लेबर मार्केट के बारे में क्या था कि नाइदर मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी विल हैव एन इफेक्ट एंड आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल के मुताबिक आपके पास ना ही मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, ना ही फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, कीपिंग इन व्यू ऑफ मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इन लॉन्ग रन एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई शुड बी। ठीक है, आपके पास क्या हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड आपके पास क्या चीज़ होती है कि वो डिमांड जो कंज्यूमर की ख्वाहिश होती है कि मेरी इतनी डिमांड है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड होती है। और एग्रीगेट सप्लाई वो सप्लाई होती है जो कि एक सेलर की ख्वाहिश होती है कि मैं इतनी सप्लाई करूं, वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो कहता है कि एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा कर दिया जाए, यानी कि हुकूमत खुद से लोगों को पैसा दे दे, तो उसमें के नतीजे में क्या चीज़ होगी, उसके नतीजे में आप देखें, एक तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे। जब ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगी, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो उनकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप देखें, बोथ प्राइसेस एंड आउटपुट टू राइज। अब देखिए, डिमांड ज़्यादा हुई है तो आउटपुट भी ज़्यादा हो गई है, उसके साथ प्राइस भी ज़्यादा हो गई है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द टोटल एक्सपेंडिचर इन इकानमी आर नॉट इक्वल टू टोटल इनकम इन विच ऑफ फॉलोइंग केस। तो किस केस में आपके पास टोटल जो एक्सपेंडिचर हैं वो आपके पास टोटल इनकम के इक्वल नहीं होते। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है, इफ़ टोटल सेविंग इज़ लार्जर देन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके पास सेविंग ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो उस सूरत में आपके पास जो एक्सपेंडिचर हैं वो आपके पास टोटल इनकम के इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसका ये जो ऑप्शन लगा हुआ है, आई थिंक मेरे ख्याल से गलत लगा हुआ है, आप खुद से भी वेरीफाई इसको कीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन आता है डी, कि ट्रांसफ़र इनकम आपके पास जो होती है, जो एक बंदा दूसरे बंदे को देता है, ठीक है, तो वो आपके पास नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन इन फाइल वालों ने ए लगाया हुआ है, तो आप इसको खुद से वेरीफाई कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास पब्लिक एजुकेशन क्रिएट्स। तो पब्लिक एजुकेशन क्या चीज़ है, ये आपके पास आइसोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या एक्सटर्नल कास्ट है, इंटरनल कास्ट है, या एक्सटर्नल बेनिफिट है। तो पब्लिक एजुकेशन आपके पास एक्सटर्नल बेनिफिट है, लोगों का इसमें फ़ायदा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल आर दूज हु आर। तो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल कौन होते हैं, जो कि आपके पास नॉट करंटली वर्किंग बट एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। ऐसे लोग जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहे, तो वो लोग आपके पास अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग आपके पास हैं वो काम करना ही नहीं चाहते, तो वो लोग, उन लोगों को आप अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद जी, इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इफ द वेलोसिटी इज स्टेबल इन लॉन्ग रन, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी आपके पास इक्वल होगी ज़ीरो के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद मोस्ट नेशन ऑफ वर्ल्ड आर। तो जो दुनिया की ज़्यादा कौमें हैं उनकी आपके पास जो इकानमी है ना, वो आपके पास ओपन है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान की इकानमी है, या चाइना की देख लें, तो उन्होंने दूसरे मुल्कों के साथ भी अपना कारोबार करना होता है, तो इसको ओपन इकानमीज कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंट्रीज इकानमी कंट्रीज करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसीज, यानी कि आपके रुपए की कीमत कम हो गई है दूसरे मुल्कों के करेंसी की कीमत में, ड्यू टू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ नाउन एज। तो इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास डेप्रीशिएशन बनता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। डेप्रीशिएशन क्या कहते हैं कि आपके रुपए की कीमत कम हो जाना, इसको डेप्रीशिएशन कहते हैं। रुपए की कीमत ज़्यादा हो जाना, इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। रुपए की कीमत खुद से कम कर देना, इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। और रुपए की कीमत खुद से ज़्यादा कर देना, ये को गवर्नमेंट करती है, इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये चारों कंसेप्ट आपने माइंड में रखने हैं कि रीवैल्यूएशन आपके पास होता है रुपए की कीमत खुद से ज़्यादा कर देना, डीवैल्यूएशन होता है रुपए की कीमत खुद से कम कर देना, एप्रिसिएशन होता है आपके रुपए की कीमत ज़्यादा हो रही है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, डेप्रिसिएशन कहते हैं कि आपके रुपए की कीमत कम हो रही है, डॉलर की कीमत ज़्यादा हो रही है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंट्रीज, तो ये इसको हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपके पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका है, इन लॉन्ग रन एक्सपेंसिव ऑफ कंट्री पोटेंशियल जीटीवी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द गवर्नमेंट हैज़ अ बजट डेफिशिट। गवर्नमेंट के पास बजट डेफिशिट कब होगा, बजट डेफिशिट का मतलब है बजट खसारा, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। जब उसके टोटल रेवेन्यूज़ आपके पास कम होंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, उसके पास आने वाला पैसा कम है, तो उसका बजट जो है वो डेफिशिट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, आ टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम इज़ नाउन एज। तो इंडिविजुअल इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है उसको हम कहते हैं, ये आपके पास पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द आइटम विच सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा आइटम जो कि आपके पास एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज़ों के एक्सचेंज के लिए, तो उसको हम मनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये कुछ आसान क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आ गए, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन अ वेलफेयर लॉस अकर्स इन मोनोपोली। तो इसका आंसर आपके पास आता है, वेयर प्राइस इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कास्ट। ये खुद से वेरीफाई कीजिएगा, ये मैंने वेरीफाई नहीं किया, मुझे नहीं मिला, तो ये खुद से वेरीफाई कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपके पास है 0.2, ठीक है। अब सेविंग मल्टीप्लायर आपने बताना है, तो सेविंग मल्टीप्लायर आपके पास बनेगा, सेविंग मल्टीप्लायर आपके पास इक्वल होता है 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। ये फार्मूला इसका होता है। तो ये आप लिखेंगे 1/1 माइनस 0.2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर डॉलर इन मार्केट देन। अब देखिए, मार्केट में डॉलर की एक्सेस ज़्यादा होगी, डॉलर ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, पुश इट टू एक्सचेंज रेट अप, ठीक है। आपकी जो रुपया है ना वो तकड़ा हो जाएगा, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ प्रोसेस बाय विच मनी इज़ क्रिएटेड। तो यहाँ पे इसने नन ऑफ दीज लगाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए आपके पास क्रेडिट क्रिएशन का ऑप्शन राइट हो सकता है। तो मैंने इसको जो सर्च किया उसके मुताबिक इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन रहा है। उस बार क्वेश्चन नंबर 29 है, मनी डिमांड डिक्रीज व्हेन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कहता है कि आपके पास मनी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी जब आपके पास इंटरेस्ट रेट, तो जब इंटरेस्ट रेट आपके पास ज़्यादा होगा तो आपकी जो डिमांड होगी ना पैसे की, वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट आपके पास कम होगा तो आपकी मनी की डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद इफ़ एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड, एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया कि अब इतने रुपए में $1 मिलेगा, इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट आपने फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि आपके पास एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी वुड नॉट हैव एनी। तो उसमें आपके पास होता है कि आपके पास मल्टीप्लायर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, द कनकेव शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एलिस्ट्रेट। ये आपके पास इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कास्ट बनता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो क्वेश्चन थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखें, ये आपके पास टेबल गिवन है, ठीक है, मुख्तलिफ प्राइस गिवन है और मुख्तलिफ लोगों की आपके पास डिमांड गिवन है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके पास लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है, ठीक है। सप्लाई की यहाँ पे बात नहीं हो रही, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद इनकम की बात नहीं हो रही, उसके बाद टेस्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट आंसर बनता है। उसके बाद कहता है कि डिमांड आपके पास जो है इन इलास्टिक है, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी चीज़ की कीमत 20 रुपये थी, सॉरी 20% उसकी कीमत में इंक्रीज़ हुआ है, तो आपके पास उसकी डिमांड में क्या होगा। देखिए, अगर वो आपके पास होती ना इलास्टिक होती, ठीक है, इलास्टिक होती तो 20% उसमें
की कीमत में ज़्यादा हुई है तो उसके पास 20% उसकी डिमांड में कमी हो जानी थी। लेकिन इन इलास्टिक है तो इन इलास्टिक में किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा कर दें या कम कर दें उसकी डिमांड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आपके पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी। तो चेंज इन डिमांड आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सपोज दैट टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्राम ऑफ यूनिट ऑफ गुड इज़, ये आपके पास कोई भी चीज़ आपने ठीक है ली है, उसकी आपके पास यूटिलिटीज़ आ रही हैं 13, 23, 33, 43। तो आप कहता है थर्ड यूनिट के लिए आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या बनेगी। तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट यूनिट के लिए, सेकंड यूनिट के लिए, थर्ड यूनिट के लिए। तो थर्ड यूनिट के लिए आपके पास क्या है, देखिए थर्ड यूनिट पे आपके पास कितना चेंज आया है। चेंज आपके पास आया है 23 से लेके 33 तक। तो ये कितना चेंज है, ये आपके पास 10 चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला कैसे होता है कि आप कितनी कोई चीज़ ली है, तो पहली चीज़ आपने जब ली है तो आपको कितनी यूटिलिटी हुई है, ठीक है। तो उसी का आपने एक और यूनिट लिया तब आपके पास कितनी यूटिलिटी आई है, थर्ड यूनिट लिया तो कितनी यूटिलिटी आई है। तो ये आपके पास इस किस्म का फंक्शन होता है। उसके बाद करेक्शन बिटवीन द असिस्ट रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स रिस्क, ये आपके पास पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, सपोज दैट टोटल यूटिलिटीज़ करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आपके पास है 14, 20, 25, 29, 35। तो आपके पास पूछा गया कि थर्ड यूनिट के लिए। तो थर्ड यूनिट देखिए आपके पास कहाँ पे यूटिलिटी जाएंगी, 20 से लेके 25 तक। तो कितना चेंज आया है, 5 चेंज आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये एक टेबल गिवन है, ठीक है। तो इस टेबल में कहता है कि आप बताएं कि आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें आपके पास टोटल यूटिलिटीज़ जो हैं वो गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ भी गिवन है, तो गुड्स भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो पहले के ऊपर तो चलें, ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो है, ठीक है। पहले के ऊपर आपके पास 5 यूटिलिटीज़ आई हैं, सेकंड के ऊपर आपके पास टोटल यूटिलिटीज़ तो 9 आई हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी 4 आई हैं। थर्ड के ऊपर टोटल यूटिलिटीज़ 12 हुई हैं, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटीज़ पहले से कम हुई हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग कॉस्ट है, डिक्रीजिंग टोटल रिटर्न है, डिमिनिशिंग एवरेज रिटर्न है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो ये देखिए यूटिलिटी की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आधा है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं सोल्व कर सकते। क्वेश्चन 41 है, ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल इन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे रहें तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हो जाएंगी, तो देखिए जब गवर्नमेंट आपने ज़्यादा पैसा जो है वो लोगों पे लगाना शुरू कर देगी, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड का आपके पास राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद 42 है, विच ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स कोड काज एन एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट। तो कौन से यहाँ के पास होती हैं, एन इंक्रीज इन रेट इन इन्फ्लेशन। उसके बाद 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ रियल इकोनॉमिक ग्रोथ टू सोसाइटी। तो उन लोगों का क्या होता है इकोनॉमिक, ऑप्शन नंबर बी इसका है कि लिविंग स्टैंडर्ड उनका इंक्रीज हो जाता है जैसे आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट टू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ टोटल नेशनल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए एक्सपोर्ट भी इसमें काउंट होती है, चेंज इन स्टॉक भी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होती है। तो सारे ऑप्शन राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ फॉलोइंग रिक्वायर्ड टू मेक एन इक्वेशन टू एक्सचेंज इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आई थिंक राइट आंसर है, लेकिन मैंने इसको कंफर्म नहीं किया, तो आप खुद से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नेट एक्सपोर्ट। तो जहाँ पे नेट की बात हो रही है ना, नेट एक्सपोर्ट आपके पास कहाँ पे होंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट आपके पास इक्वल आ जाएगी, एक्सपोर्ट जितनी आप कर रहे हैं माइनस जितनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास नेट एक्सपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद पुअर कंट्री के लिए आपके पास क्या होगा,
आपके पास क्या होगा कि बहुत सप्लाई एंड डिमांड उनकी कम हो जाएगी। पूरा मुल्क गरीब है तो उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों कम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास है, विच ऑफ फॉलोइंग शो द फंक्शन ऑफ मनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अ स्टोरी ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो 50 का यहाँ पे आंसर गलत लगा हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इम्पैक्ट इन इंक्रीज इन वन कीमत वन इन गवर्नमेंट परचेज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनता है। 51 है आपके पास, एग्रीकल्चर सेक्टर आपके पास इंपोर्ट में एक अहम किरदार अदा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर में बी मेजर बोतलेंसिक इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर होगी तो बाकी आपके पास तभी सारी डेवलपमेंट होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि आपके पास अगर जिम जो है वो आपके पास इन इलास्टिक है, ठीक है। जिम का कारोबार आपके पास इन इलास्टिक है। तो अगर आपके पास क्या होगा, जिम का जो ओनर है ना वो आपके पास उसकी कीमत ज़्यादा कर देता है। अब देखें इन इलास्टिक की बात हो रही है, तो अगर इन इलास्टिक में जब कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो डिमांड उसकी उतनी ही है, उसने उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दी है, तो क्या होगा, उसके टोटल रेवेन्यू जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास कौन सा आंसर राइट बनता है, एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इन इलास्टिक है। अगर इलास्टिक होती तो आपके पास डिमांड कम हो जानी थी, ठीक है। इन इलास्टिक है, डिमांड उतनी रहेगी, प्राइस इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा कि उसकी टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ से सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट है। तो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या चीज़ होती है, आपके पास जो इकानमी चल रही होती है ना, ठीक है। ये मैंने इसका आंसर लिखा भी है। तो एक्सेलरेटर मैं आपको सिंपली ये समझा दूँ अगर, तो एक्सेलरेटर क्या चीज़ होती है कि आप अपनी इकानमी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसमें जो चेंज करते हैं वो आप एक्सेलरेटर उसको कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम कर दे, ठीक है, या लोगों के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दे, तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास एक्सेलरेटर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सेलरेटर कंसेप्ट अंडरस्कोर हाउ चेंज इन कंज्यूमर डिमांड कैन इन्फ्लुएंस द पीस एट विच बिजनेस इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल इम्पैक्टिंग द ओवरऑल कंट्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आपके पास क्या है, इट इज़ सेड दैट ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इशूज़, वाई। तो कहता है, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास जो ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये क्यों है। तो देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, ओवरऑल वेलबींग। साथ आप लिख सकते हैं कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपके पास जो है वो गुर्बत कम ख़त्म हो जाती है, लोगों का स्टैंडर्ड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या चीज़ होती है, इंटरनेशनल ट्रेड रिवॉल्व अराउंड एक्सचेंज ऑफ गुड। तो इंटरनेशनल चेंज ट्रेड के लिए आपके पास क्या है, ये आपके पास रिवॉल्व करती है कि आपके पास चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज। और इंटरनेशनल फाइनेंस क्या चीज़ होती है, ये आपके पास इन्वॉल्व करती है नंबर ऑफ मनी एंड कैपिटल बिटवीन कंट्री, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था आपके पास 3 नंबर का, तो आप जस्ट इतना ही आंसर लिख दें तो काफ़ी है। उसके बाद 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरकोर्स ग्रोथ मॉडल एंड एक्सजीनियस ग्रोथ मॉडल। तो ये देखें दोनों मैंने लिखी हैं। इंटर ग्रोथ मॉडल आपके पास क्या चीज़ होती है, आपके पास इंटरनल फैक्टर डिराइव्ड ग्रोथ ह्यूमन, जो कि आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, इनोवेशन है थ्रू मैकेनिज्म लाइक एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस, ठीक है। और एक्सजीनियस ग्रोथ क्या चीज़ है, ये आपके पास ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। तो जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपके पास ग्रोथ होगी उसको हम कहेंगे एक्सजीनियस ग्रोथ है, और जहाँ पे आपके पास इंटरनल फैक्टर की वजह से ग्रोथ होगी उसको हम कहेंगे ये आपके पास इंडरगोजिस ग्रोथ है। उसके बाद 57 क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन न्यू क्लासिकल एंड कीनियंस क्लासिकल स्कूल ऑफ थाउट। तो पेज नंबर 122 पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपने देख लेना है, बहुत ईजी सा आंसर वहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों कंसेप्ट वहाँ पे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इट इज़ वेल नाउन दैट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम accounting highly import from the point of view of economic development of a country. Discuss the importance of national income accounting especially for developing country like Pakistan. तो इसका आंसर आप लिखें, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज़ वाइटल डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। इकानमिक एवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल इकानमिक एवोल्यूशन है, पॉलिसी गाइडेंस है, उसके बाद रिसोर्स एफिशिएंसी है। तो ये सारे आपने यहाँ से देख के लिख लेने हैं, ठीक है। तो इनको एक नज़र देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल इकानमीज ऑफ स्केल एंड इंटरनल इकानमीज ऑफ स्केल। तो इसका आंसर देखें, एक्सटर्नल इकानमीज ऑफ स्केल क्या चीज़ होती हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फार्म्स, ठीक है। पॉजिटिव इकानमी एक्सटर्नल इकानमीज आपके पास क्या चीज़ होती हैं कि आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी जो कास्ट है फर्म की वो कम हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं या इंडस्ट्री आपके पास जो ग्रोथ कर रही है, ठीक है। एक्सटर्नल आप नेक्स्ट देखें, एक्सटर्नल डिस इकानमीज ऑफ स्केल। तो नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट, इंक्रीज कास्ट फॉर फार्म। फॉर एग्जांपल आपके फार्म जो है वो उसकी कास्ट इंक्रीज़ हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो ये आपके पास नेगेटिव में जाएगा, और कास्ट कम हो रही है उसकी, तो ये आपके पास पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट्स में आएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी IMF सजेस्ट पॉलिसीज फॉर स्टेबलाइजेशन थ्रू डिमांड मैनेजमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी फॉर डेवलपमेंट कंट्री, वर दीज पॉलिसीज सक्सेसफुल। तो अगर सक्सेसफुल होती हैं तभी बताएं, अगर नॉट होती हैं तो रीज़न दें। तो ये देखें मैंने लिखी है यहाँ पे, उसके सक्सेस होती हैं कब? जब आपके पास स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट कंट्रीब्यूट करती है इकानमी की स्टेबिलिटी के साथ। तो क्यों नहीं होती? चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म नीचे मैंने लिखी हुई हैं, तो इनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट फाइल्स मैं आपकी अपलोड करूँगा कुछ दिनों तक। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्द मिल सकें और आपका पेपर जो है वो इजी से हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। मज़ीद तैयारी के लिए अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।